बिल्कुल ठीक समय पर हमारे आज के दोनों वक्ता हम लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे वंशाली जी से निवेदन करूंगा कि भाई रमेश जी शिंदे और सुनील जी गलवट का हमारी आज की सभा में उन्होंने जो हमें संबोधन करने का निर्णय स्वीकार किया, उसके लिए उनका अभिनंदन साधुवाद व्यक्त करें। हमने रमेश जी और सुनील जी 1 बजे का समय दिया हुआ है, तो ये प्रारंभिक उनके स्वागत उद्बोधन के बाद में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1:05 से शुरू कर दें। हमारी व्यवस्था होती है कि बिल्कुल हम लोग संस्था को मिनट और सेकंड से चलाते हैं, जैसे पार्लियामेंट चलती है। लोग लेट भी जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हमारे पास में रहती है। तो आप अपना बस हमारे अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन करेंगे, उसके बाद में 1:05 को आप शुरू कर दीजिएगा। ओम जी, होस्ट को छोड़ के सबको म्यूट कर दीजिए, जिससे पूरे संबोधन में किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो। जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के कार्यकारिणी में हलाल सर्टिफिकेट इस विषय पे संबोधन करने आए हुए हमारे आदरणीय हिंदू जनजागृति समिति के आदरणीय रमेश जी शिंदे और सुमित जी घनवट, इनका मैं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको ये विनंती करता हूं कि आप इसमें सभी हमारे व्यापारी भाइयों को इसका जरा डिटेल में आप बता दें, यही नम्र निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महेश। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य डॉक्टर जयंत महाराज अथोली के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ साथ विशेष रूप से आज महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है, हमारे जो सहयोगी है, हमारे जो इनके सहयोग से ये आज का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, वो श्रीमान श्याम जी सोनी है। इनका मैं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता है श्री रमेश जी शिंदे, इनका मैं संक्षिप्त में परिचय करवा के देता हूँ। मूलतः रमेश जी शिंदे मुंबई से है। पिछले 22 साल से हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से पूर्णकालीन प्रचारक करके पूरे भारत भर में उनका प्रवास रहता है। उसके साथ साथ वो एयरफोर्स में थे, अभी वो पूर्णकालीन हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो सिविल इंजीनियर है। और इसके साथ साथ उनको इस कार्य की दृष्टि से, यानी लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद हो, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा हो, ऐसे अलग अलग विषय हैं, इसके दृष्टि से सभी जगह पे जागृति करना है, संगठन करना है। इसके लिए उनका निरंतर प्रवास देश विदेश में चलते रहता है। उनको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अकादमी की ओर से एक पुरस्कार मिला था। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अकादमी की ओर से धर्मभूषण ये पुरस्कार मिला था। पूना के जो हिंदू स्वाभिमान प्रतिष्ठान है, उनको भी उसके माध्यम से भी उनको पुरस्कार मिला हुआ है। और इसके साथ साथ पीताम्बरी समूह जो है, उनकी ओर से प्रेरणा पुरस्कार मिला हुआ है। अलग अलग मराठी और हिंदी जो न्यूज चैनल्स रहते हैं, उसमें डिबेट के लिए हिंदू धर्म का पक्ष रखना है, इसके लिए रमेश जी हमेशा रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, इस विषय की हम सबको एक प्राथमिक जानकारी हो, इसका एक जो क्या आघात है ये सभी को समझ में आए, इस दृष्टि से उनका मार्गदर्शन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा मैं प्रस्तावना करके यहाँ पे बताता हूँ कि ये इस विषय है, पिछले 1.5 साल पूर्व इस विषय के बारे में पूरे जो हिंदूवादी संगठन है, समाज के लोग हैं, इनको बताने की दृष्टि से हिंदू जनजागृति समिति ने शुरुआत की। जो हमारे ध्यान में जब आया कि लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्म परिवर्तन हो, बॉलीवुड जिहाद हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के जिहाद जो चल रहे इस पूरे देश भर में, इससे भी एक भयानक रूप का जिहाद है जिसका नाम है हलाल जिहाद, जिसको हम हलाल सर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है, इसके बराबर की एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास इस देश में चल रहा है। और इसका जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो कौन दे रहा है? उन्होंने परमिशन निकाली हुई है क्या? केवल विदेश के लिए ये हलाल सर्टिफिकेट आवश्यक है?
या फिर हमारे देश की जो बहुत सारी स्थापनाएं हैं, कंपनियां हैं, जो ये हलाल सर्टिफिकेट ले रही है, वो क्यों ले रही है, इस सभी विषय में जाने के बाद गंभीरता इतनी ध्यान में आई कि बड़े बड़े उद्योजक, बड़े बड़े समाज के लोग हैं, किसी हिंदुवादी संगठन के लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, इनको इस विषय के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं थी। इसके बारे में हमने अलग अलग जगह पे बैठक के लिए कार्यक्रम लिया, जिसके माध्यम से लोगों में एक अच्छी तरह से इसके बारे में जागृति हो और ये हलाल सर्टिफिकेशन पूरी तरह से इसके बारे में लोगों तक विषय पहुंचे। कुछ सरकार की भी एजेंसीज है जिन्होंने भी हलाल सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी गंभीर बात है। इस सभी विषयों के लिए आज हमारे लिए इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन करने के लिए श्री रमेश जी शिंदे उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माहेश्वरी सभा और सभी जो हमारे बंधुगण जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस एक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पर अवसर दिया। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे सदगुरु एवं परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में वंदन करता हूं। और इस महत्व के विषय पर अभी हम चर्चा करेंगे क्योंकि समय मर्यादित है और विषय बहुत विस्तृत है। तो जो बातें मुझे लगता है कि आज विशेष करके बिजनेस कम्युनिटी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, तो उनसे संबंधित जितनी बातें हैं या उनसे संबंधित जितने महत्व के सूत्र हैं, तो वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। बाकी ये जो है एक तरीके से कहेंगे कि एक बहुत बड़ा आक्रमण है और केवल भारत में हम कुछ हिंदू मिलकर के इसको नहीं रोक सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी क्षमता की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी को इस विषय में जुड़ना होगा। अब सबसे पहले ये मुद्दा आता है कि आज का हमारा विषय जो है कि हलाल अर्थव्यवस्था या हलाल इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के जब भी हम बात करते हैं या इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं, तो इकोनॉमी निश्चित है कि वो धन से जुड़ी हुई है, पैसे से जुड़ी हुई है, व्यवसाय से जुड़ी हुई है। और ये सारे जितने सारे सूत्र आते हैं वो सारे के सारे राष्ट्र के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे भारत में अर्थ मंत्रालय नहीं होगा या अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो फिर भारत की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए चाणक्य ने भी जो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी उन्होंने धर्म और अर्थ इनको साथ में जोड़ा है। हमारे धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अर्थात धर्म जितना महत्व का है उतना ही अर्थ ही महत्व का है। और इस दृष्टिकोण से अर्थ जो है, ये अर्थव्यवस्था, आज के भाषा में यदि हम कहेंगे कि यह अर्थव्यवस्था जो है, तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी क्या आक्रमण हो सकता है। भारत की सीमा की सुरक्षा यदि भारतीय सेना करती है तो वो वहां पर भारत के नागरिकों की, भारत के संसाधनों की सुरक्षा का विचार करती है। लेकिन एक आक्रमण अर्थव्यवस्था के द्वारा भी हो सकता है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं समझते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो जो बुजुर्ग है उनको शायद पता होगा कि अर्थव्यवस्था के बारे में किस प्रकार से आक्रमण होते हैं। तो भारत में जब फेमाइन अर्थात अकाल पड़ा हुआ था, जब ब्रिटिशों की सत्ता थी, तो उस समय में भारत में जो गेहूं भेजा गया था उसके साथ में कुछ ऐसे बीज भेजे गए थे कि जिसका आज हम कांग्रेस की घास उसे कहते हैं। और ये जो घास आज हर जगह पर उग करके आई है, जिसने हमारी भारत की जमीन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बंजर कर दी है। तो ऐसे विभिन्न तरीके के आक्रमण हो सकते हैं। आज हम कोरोना महामारी देख रहे हैं। कोरोना महामारी भी जो है ये लैब में, एक लेबोरेटरी में बनाया गया वायरस आज पूरे विश्व को जिसने परेशान करके रखा हुआ है। पहले उसका एक पहले लाट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी अभी चल रही है और अभी उसकी संख्या भी काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है।
तो एक छोटा सा वायरस किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सारी व्यवस्था को, देश की आरोग्य व्यवस्था को पूरी तरीके से मतलब कष्ट में या संकट में डाल सकती है, ये हम देख रहे हैं कि आज भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है और हर किसी को यदि 2 डोज भी लेने हैं और एक हमारे जो हमें वैक्सीन जो मिल रहा है उसकी कीमत यदि हम 750, जो मार्केट वैल्यू है 750 रुपया ले तो 2 वैक्सीन की कीमत होती है करीब करीब 1,500 रुपया। और 1,500 रुपए के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे कि 135 करोड़ लोग, तो कितनी बड़ी धनराशि इसमें जा रही है, साथ में फिर ये ऑक्सीजन या बाकी सारी बातें भी उसके अंदर आ जाती है। वैसे ही एक छोटी छोटी चीजों से जिस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग तरीके से आक्रमण होते हैं, तो ये एक अर्थव्यवस्था के ऊपर का आक्रमण है जिसको हम हलाल इकोनॉमी या हलाल अर्थव्यवस्था के बारे में देखना चाहेंगे। अब ये हलाल अर्थव्यवस्था या हलाल इकोनॉमी जहां पर आती है, तो इकोनॉमी तो हमें पता हो गई या अभी हमने थोड़े से बातों में समझने का प्रयास भी किया, लेकिन हलाल क्या है, हलाल के बारे में हमें क्योंकि हमारा ये विषय भी नहीं है ना हमारा ये प्रांत है, तो हम बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो विशेष करके ये जो शब्द है, ये मूल शब्द जो है ये आजकल लोग कहते हैं कि कुरान में है, लेकिन कुरान से भी पहले का ये शब्द है। मूलतः ये अरबी शब्द है हलाल, और हलाल का अर्थ होता है हमारे यहाँ पर परमिसिबल या जायज, या जो आप चीज कर सकते हैं या जो चीज आपको अनुमति है। तो अनुमति प्राप्त जो जो चीजें हैं वो सारी हलाल है। हलाल के विरुद्ध जिसको हम शब्द का उपयोग किया जाता है उसे हराम कहा जाता है। हराम यानी जिसको अनुमति नहीं है या जो प्रतिबंधित है। तो एक है कि जिसको अनुमति प्राप्त है, दूसरा है प्रतिबंधित है। तो ऐसे 2 चीजों के बारे में जब हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, तो यहाँ पर हलाल के संदर्भ में अभी हमने ये विषय जान करके लिया है। अब ये शब्द कुरान में आता है, करीब 4-5 बार ये शब्द आया है हलाल, विभिन्न मतलब आयतों में ये शब्द आया है। और ये जो हलाल का जो शब्द आया है, इसके बारे में जहां पर भी ये शब्द आया है वो सब खान पान से संबंधित शब्द है। यानी कुछ आयतों में ये कहा गया है कि आप कौन सी परिस्थिति में कौन सा आहार ले सकते हैं, यदि युद्ध की परिस्थिति हुई तो कौन सा आहार आप ले सकते हैं, यदि ऐसे परिस्थिति वहां पर निर्माण हुई कि अकाल पड़ा हुआ है और आपको खाने के लिए कोई चीज नहीं है, तो आप कौन सी चीजें खा सकते हैं, और ऐसी सारी परिस्थितियों में आपने कौन सी चीजें खानी चाहिए या कौन सी चीजें आपने नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में जो लिखा गया है इसको मूलतः कहा गया है हलाल। तो हलाल का बेसिक यदि हम देखेंगे तो इसका प्रारंभ जो होता है वो है कि किन चीजों को अनुमति दी गई है, और इसमें मुख्यतः आती है मांस से संबंधित चीजें, क्योंकि जहां पर इस्लाम का प्रारंभ हुआ, तो ये जहां पर भी ये विषय प्रारंभ हुआ तो वो रेगिस्तान में ये प्रारंभ हुआ था, और रेगिस्तान में अधिकतर वहां पर कोई फल सब्जियां उगती नहीं है, तो इस कारण से अधिकतर लोग मांसाहारी होते हैं। इस कारण से मांस से संबंधित ये विषय बहुत अधिक मात्रा में है। मेरी विनती है कि मेरा विषय शुरुआत में होगा और उसके उपरांत आपके जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो प्रारंभ में हम इस विषय को थोड़ा सा समझ करके लेंगे कि क्या हलाल है, क्या हलाल अर्थव्यवस्था है, और भारत के संदर्भ में ये विषय क्या है। अब जैसे हमने ये हलाल के बारे में हमने समझ करके लिया, तो मांस से संबंधित ये विषय है। तो मांस से संबंधित ये विषय है, तो ये विषय क्या है, उसके अंदर क्या नियम बताया गया है। तो ये मांस से संबंधित विषय है, उसके अंदर हलाल के कुछ नियम उन्होंने बताए गए हैं। तो सबसे पहले हलाल का सबसे पहला नियम है कि जो भी उसके अंदर व्यक्ति होगा जो हलाल करने वाला है, वो व्यक्ति इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, अर्थात वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए, इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए। यानी मुस्लिम है और इस्लाम का पालन करने वाला नहीं है तो वो व्यक्ति, उसको मान्यता नहीं है। वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए और साथ में इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी है कि उसने जिस पशु को हलाल करना है उसकी गर्दन को उसने मक्का की दिशा में करनी चाहिए, ये दूसरी बात उसके अंदर आती है। तीसरा है कि जब वो हलाल करेगा, जब भी किसी पशु को वो हलाल करेगा, तो वो पशु को हलाल करने से पहले उसने कलमा पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। तो ये बिना कलमा पढ़े यदि वो करता है तो वो उसे हलाल नहीं माना जाता है, उसके लिए उसने ये कलमा पढ़ना चाहिए। और फिर चौथा आता है कि उसके अंदर जब भी वो उस पशु की हलाल करेगा तो एक ही घाव में उसने उसका साउंड पाइप, विंड पाइप और ब्लड वेन्स जो होती है, यानी एक जो सांस लेने वाली नली होती है वो है, दूसरी हमारी फूड पाइप होता है कि जिसके अंदर से अन्न हमारा शरीर में जाता है, और फिर ब्लड वेन्स यानी जो रक्त की लेके जाने वाली जो कोशिकाएं है, वेन्स है, तो उनको, इन सबको एक ही घाव में उसने काटना चाहिए। और ये जब हो जाएगा तो उसे वो हलाल कहेंगे। तो इसमें से सबसे पहले जो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि वो व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें ध्यान में लेनी है। अब ये जहां पर भी ये इतिहास के दृष्टिकोण से जब भी हम देखेंगे कि हलाल शब्द आता है, तो मैंने आपको इतिहास के दृष्टिकोण से बता दिया कि हलाल क्या है और हलाल को किस चीज के बारे में उन्होंने कहा है, किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, और फिर उसके आगे मैंने ये भी बता दिया कि उसके नियम क्या है। यही कुछ चीजें इस्लाम से पहले ईसाइयत आई, ईसाइयत से पहले जू या यहूदी पंथ का निर्माण हुआ। तो यहूदियों में इसी प्रकार से लिखा गया है, उसका ही कॉपी है, उसको वो कोशर कहते हैं, यहूदी परंपरा में इसको कोशर कहते हैं, और उसमें भी खान पान से संबंधित ही है ये सारी चीजें। और मुस्लिम जो परंपरा जिसने प्रारंभ हुई तो उन्होंने उसको हलाल कहना प्रारंभ कर दिया। अब ये खान पान से संबंधित जितनी सारी चीजें हैं या जहां पर भी ये आता है वहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो मांसाहार करने वाले हैं या जो मुस्लिम है उनसे संबंधित ये बात होती है, और उनको कौन सी चीज खानी है, किस प्रकार से खानी है, या ये उनसे संबंधित बात है। अब जैसे हराम में यदि हम लेंगे तो हराम में उन्होंने कहा है कि सुअर का मांस उनके लिए हराम है, या जो मतलब मांसाहारी पशु होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में लेंगे शेर है या बाघ है, तो ये सारे जितने पशु होते हैं तो ये सारे के सारे हैं वो सारे हराम उनके लिए माने गए हैं। तो ऐसी कुछ चीजें जो हमने यहाँ पर देखी कि हलाल क्या है, हराम क्या है, तो यहाँ पर से हम ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब हमारे से संबंधित बात कहाँ से प्रारंभ होती है, तो इसी बात को एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने इसको बहुत बड़ी मात्रा में एक स्वरूप दे दिया है। और ये हलाल जहां पर आता है कि ये पशु हत्या से संबंधित है, पशु के मांस से संबंधित है, और कुरान में सिर्फ इतना ही लिखा है, कुरान में कोई चीज अन्य नहीं लिखी हुई है। उसके आगे जाकर के जब हम देखेंगे तो किसी का माइक यदि अनम्यूट है तो कृपया देखें। तो ये जो है इस बात को उन्होंने आगे लेकर के गए, और ये जो बात आगे लेकर के गए उसको उन्होंने आगे लेके धीरे 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 हलाल की व्यवस्था को उन्होंने हर जगह पर लागू करना प्रारंभ कर दिया। और ये कैसे उन्होंने प्रारंभ किया, क्या उसका कारण था, ये हमें इसको समझना बहुत आवश्यक है। आज आप यदि देखेंगे अभी हाल ही में पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है कि पैराशूट का तेल, हमारा जो नारियल का तेल होता है जो हम सिर में लगाते हैं, उसके ऊपर भी हलाल सिंबल अभी प्रिंट होना चालू हो गया है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, हम आगे उनके विभिन्न प्रोडक्ट्स भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये हलाल की चीजें उपलब्ध होती है। तो ये हलाल की जो व्यवस्था है या हलाल की इकोनॉमी कहाँ से प्रारंभ हुई, क्या उसके पीछे का विचार था, और ये हमारे दृष्टिकोण से महत्व का क्यों है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि इस्लाम जो है वो हमारे धर्म के अनुसार या हमारे परंपरा के अनुसार चलने वाला धर्म नहीं है या परंपरा नहीं है। तो वो जो पंथ है वो अधिकतर मौलाना या उनके जो खलीफा होते हैं उनकी मान्यताओं के आधार पर चलते हैं। अब ये मान्यताओं के आधार पर कैसे चलते हैं, तो इसका एक उदाहरण मैं आपको अच्छे से देना चाहूंगा
कि कुछ समय पहले जब अर्थात इस्लाम की जब प्रारंभ हुआ उसको 1400 वर्ष हो गए। 1400 वर्ष पहले तो लाउड स्पीकर नहीं था, और लाउड स्पीकर नहीं था तो फिर लाउड स्पीकर का उपयोग भी नहीं था। लाउड स्पीकर का प्रारंभ अधिकतर 1905 में इसका संशोधन हुआ। 1905 से लाउड स्पीकर उपयोग में अधिक मात्रा में आना चालू हुआ। जब सबसे पहले बात आई कि लाउड स्पीकर का उपयोग करना या नहीं करना है, तो मुस्लिम मौलानाओं ने ये कहा कि नहीं, कुरान जो वाणी है वो साक्षात अल्लाह की वाणी है, वो तो मोहम्मद पैगंबर को मिली हुई आयतें हैं, उनको हम एक मनुष्य के द्वारा निर्मित जो यंत्र है उसके द्वारा हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लाउड स्पीकर जो है वो हराम है, उसका हम उपयोग नहीं करेंगे। तो लाउड स्पीकर को उन्होंने हराम डिक्लेयर कर दिया। बाद में कुछ वर्षों के बाद उन्होंने देखा कि बाकी सारे धर्म जो है वो लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहे हैं, और फिर उसके द्वारा प्रचार भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो उनको ध्यान में आया कि नहीं, हमें लाउड स्पीकर का उपयोग करना होगा। तो फिर उन मौलानाओं की बैठक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लाउड स्पीकर को हलाल मानते हैं और लाउड स्पीकर का उपयोग जो है वो जायज होगा। भारत में 1980 के करीब जब शंकरराव चौहान हमारे होम मिनिस्टर थे, तब तक भारत के किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं था। तब उन्होंने उसको मान्यता दे दी कि नहीं, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है तो वो अजान मुंह से नहीं दे सकते हैं, तो लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर जो है वो मान्यता प्राप्त हो गए और फिर वहां पर वो हलाल हो गए। तो आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा वो लाउड स्पीकर का हलाल होना हमारा सरदर्द बन चुका है। सुबह सुबह जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी सुबह सुबह उनको जागना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर कहीं चीज लिखी हुई नहीं है। कुरान जब निर्माण हुई तब लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो कुरान के अंदर लाउड स्पीकर का उल्लेख आना भी बात कहीं पर नहीं आती है। तो उसको पहले हराम कहने वाले भी मौलाना है और उसको हलाल बताने वाले भी मौलाना ही है। तो ये हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये व्यक्ति के आधार पर अभी तय किया गया कॉन्सेप्ट है। इसको कहीं पर भी लॉजिकल या कहीं पर शास्त्र के आधार पर या कहीं पर धर्म के आधार पर कहीं उसका कोई बेस आपको नहीं प्राप्त होता है। यह सबसे पहले बात हमें समझनी है। तो ये इस बात को हमने समझ करके लिया कि जो भी हलाल की कॉन्सेप्ट है तो ये मनुष्य के द्वारा आज चलाई गई कॉन्सेप्ट है। अब उसके पीछे हम आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से है। तो हमें तो सबको पता है कि इस्लाम की परंपरा किस प्रकार से रही है, किस प्रकार से ये सारी बातें होती है। तो हर जगह पर उनका एक रहता है कि हमारी चीजें जो है हमारे कुरान के अनुसार हमें करना है, या सुन्नत जिसको कहते हैं कि जिस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर का जीवन हुआ उसी सुन्ना के ऊपर उन्होंने बताई हुई चीजों के ऊपर अमल करना, उसे सुन्ना कहते हैं। उसका आचरण करने वाले मुसलमानों को सुन्नी मुसलमान कहते हैं। तो ये सुन्नत जो है कि जो जिनको सुन्नत करनी है तो हर जगह पर उनका आग्रह होता है। तो ऐसे ही आग्रह की बात आती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान ईरान और ब्रिटिश सत्ता के दरमियान ये बातें कुछ हुई, और ईरान ने ब्रिटिश लोगों के जितने भी उत्पादन थे उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। हमारे यहाँ पर भी भारत में उस समय पे कोका कोला वगैरह विदेशी चीजें नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पर भी पाबंदियां थी। अब कुछ समय के बाद उनको ध्यान में आ गया कि नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे हम पश्चिमी देशों के जितने उत्पाद है उन सभी के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो हमें कुछ चीजों को तो अनुमति देनी होगी, लेकिन कैसे दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने उसके अंदर एक छोटी सी बात की कि नहीं, जो चीजें हमें इस्लाम के अनुसार मान्यता प्राप्त होगी उन चीजों को हम अनुमति देंगे और उनको हम हलाल चीजें हैं इस प्रकार से कहना प्रारंभ करेंगे। तो ये वहां से प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड के अंदर ऐसे हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और ये विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में वहां पर जो अधिकतर मुस्लिम व्यक्ति जो है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बहुत सारे मुस्लिमों की जमीनें उस समय पे चली गई थी। तो वो ये नहीं चाहते थे कि वो फिर पाकिस्तान में जाकर के बसे और फिर वो नया देश होगा, फिर वहां पर विकास और कब होगा, तो वो संकट नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ब्रिटिशों से विनती की कि हम तो आपकी ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे पूरे विश्व में, तो अभी हमें आप इंग्लैंड में ही रहने के लिए आप हमारे लिए सुविधा बना दो। और जब उन्होंने ये सुविधा बनाने की डिमांड की
तो ये डिमांड होने के बाद इंग्लैंड ने भी ये सोचा कि हाँ, ये तो सेनानी हमारे लिए लड़ रहे थे, क्योंकि भारत की सारी सेना उस समय पे ब्रिटिशों की सत्ता थी हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत के जितने सारे संस्थान थे वो सारी की सारी सेना ब्रिटिश सेना हो गए और उनको द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ना पड़ेगा। आज आप दिल्ली में जाते हैं तो इंडिया गेट जो है, तो इंडिया गेट क्या है, तो इंडिया गेट के ऊपर जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ने वाले जितने भारतीय सेनानी थे उन सभी के नाम वहां पर लिखे गए हैं। तो इंडिया गेट उसके लिए उन्होंने बनाया है। तो वैसे ही उस समय पे ये जितने मुस्लिम अधिकारी थे वो या सेनानी थे वो सारे के सारे इंग्लैंड में वहां पर बस गए। अब बसने के बाद कुछ समय के बाद उनकी क्षमता बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। धीरे 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 उन्होंने ये प्रारंभ कर दिया कि नहीं, हम इतने मुस्लिम हैं तो हमें कुछ चीजों की मान्यताएं चाहिए, हमें सुअर का मांस नहीं चाहिए, या हमें हमारी ओर से हमारी जो कुरान में जो पद्धति बताई गई है तो उसी पद्धति के अनुसार मांस चाहिए। हम ईसाई पद्धति का जो मांस है वो नहीं खाएंगे, हमें आप हमारे तरीके से स्लॉटर हाउसेस को बनाना प्रारंभ करने की अनुमति दे दीजिए। तो 1974 में पहली बार इंग्लैंड में स्लॉटर हाउस एक्ट बना, और ये स्लॉटर हाउस एक्ट जो बना, उन्होंने वहां पर इस्लामी पद्धति से हलाल की जो चीजें हैं उसको उन्होंने धीरे धीरे वहां पर करना प्रारंभ किया। इस्लामी तरीका मैंने आपको बताया हलाल का क्या था, तो वैसे हलाल के मांस वहां पर बनना चालू हो गया। कुछ समय के बाद ऐसे हुआ कि ताजा ताजा मांस तो हर कोई नहीं ले पाता है, तो वहां पर रेफ्रिजरेशन करके, यानी कोल्ड मीट जिसको कहते हैं कि कोल्ड फूड्स, तो ये वहां पर उसको मांस को बना करके या फैक्ट्री में बना करके उसको वहां पर कोल्ड स्टोरेज में रखने का प्रारंभ किया गया। और ये वहां पर से ये सारी चीजें प्रारंभ हो गई कि फिर यदि वो मांस है तो वो क्या हलाल है या कहीं अन्य से तो नहीं आया है, ये सोच करके उन्होंने वहां पर इस मांस को फिर आगे लेकर के गए और वहां पर से कोल्ड स्टोरेज प्रारंभ हो गई। अब ये कोल्ड स्टोरेज से धीरे धीरे मांस की चीजें, मांस की कल्पना आगे आगे बढ़ती गई, और ये जैसे जैसे बढ़ती गई धीरे धीरे मांस से आगे जाकर के फिर ये फार्म प्रोडक्ट्स में आ गए, यानी खेती में जितनी सारी चीजें होती है उनको हलाल सर्टिफिकेट हमें चाहिए। फिर लिपस्टिक या जैसे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं तो उनके अंदर सुअर के मांस का तो उपयोग नहीं किया गया है, फिर वो डिमांड उनकी आ गई। फिर वहां पर से उन्होंने ये डिमांड करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ते गया। अभी ये आशीर्वाद का आटा आप लेंगे तो भी वो हलाल सर्टिफाइड है, या धीरे धीरे इतनी सारी चीजों में ये हलाल सर्टिफिकेशन आ गया कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यदि हम लेंगे कि तुलसी का, हर्बल तुलसी का जो औषधि है उसको भी हलाल सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया। हम देखते हैं कि फॉर्चून का तेल है उसको भी हलाल सर्टिफिकेट मिलना प्रारंभ होगा। धीरे 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 ये जो है ये सारी चीजों के ऊपर नहीं, ये हमारे अनुसार होनी चाहिए, हमें ये चाहिए, तो ये चीजें धीरे धीरे डिमांड होती गई। और जैसे जैसे ये डिमांड होती गई वैसे वैसे उनको हलाल सर्टिफिकेट आना प्रारंभ हो गया। हलाल सर्टिफिकेट का सिंबल कैसे होता है वो आप कृपया यहाँ पर दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो हलाल का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से, हलाल का सिंबल, जिसको हलाल सर्टिफिकेट मिला है तो वहां पर हलाल का ये सिंबल प्रिंट होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर दो तरीके से पैसा देना पड़ता है। सबसे पहले जो चीज हलाल है, हलाल सर्टिफाइड है, तो ये हलाल सर्टिफाइड जो चीज है उसको हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को ये 21,500 रुपया आपको पर प्रोडक्ट दे करके ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। लेकिन आपका प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है ये आपको दिखाना है, तो ये लोगो आपके वस्तु के ऊपर प्रिंट करना है तो आपको अलग से 25,000 रुपया देना पड़ता है। तो करीब करीब आपको इसके बीच में ऐसे है कि करीब करीब 46,000 रुपीज पर प्रोडक्ट आपको हलाल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर देने पड़ते हैं फॉर सिंगल प्रोडक्ट। मतलब आज हल्दीराम के यदि 100 प्रोडक्ट है तो 100 प्रोडक्ट को, हर एक प्रोडक्ट को ये चीज वहां पर लेनी पड़ती है। अब इसको यदि हम आगे लेकर के जाएंगे कि फिर ये सारी चीजें आगे बढ़ी कैसे, तो इसका बढ़ने का कारण है कि भारत और विश्व में एक, उन्होंने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी अब बढ़नी चाहिए, इसके लिए उन्होंने इस्लामिक बैंक को प्रारंभ किया।
भारत में भी 2013 में इस्लामिक बैंक आई थी। आज कश्मीर में पिछले अक्टूबर 2021 में इस्लामिक बैंक हमें कश्मीर में चाहिए ऐसे जनहित याचिका जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में भी डाली गई है। तो ये इस्लामिक बैंक हर जगह पर गई, लेकिन उन्होंने देखा कि इस्लाम में शरीयत का बहुत बड़ा प्रभाव है और शरीयत ये कहती है कि आप वहां पर ना इंटरेस्ट ले सकते हैं ना इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो फिर बैंकिंग जो होती है वो तो इसी के आधार पर चलती है कि बैंकिंग का आधार क्या है कि जनता से वो पैसा रखेंगे तो जनता को 4% टैक्स उसका इंटरेस्ट देंगे, और कोई यदि बिजनेसमैन बैंक से लेता है तो उसको, या होम लोन लेता है, कार लोन लेता है, तो उसको 7 से 8% चार्ज करेंगे। तो बीच का जो 4% होता है ये बैंक का इनकम होता है, उसके आधार पर बैंकिंग सिस्टम चलती है। अब यहाँ पर ना इंटरेस्ट लेना है ना देना है, तो फिर ये पैसा कहाँ पर जाएगा? तो ये पैसा जाएगा मुस्लिम जो व्यापारी है उनको वो फाइनेंस के लिए जाएगा, और मुस्लिम व्यापारी उसके बदले में जो डोनेट करेगा या जो जक़ात उनकी है, कि उनकी जक़ात है 8% अपने इनकम की है, वो इस्लाम को देना पड़ेगा, वो सारा का सारा बैंक में चला जाएगा। तो ये जो है इसके आधार पर ये बैंकिंग है। तो भारत में इसका विरोध हुआ। उस समय पे 2014 में मोदी जी की सरकार भी आ गई और रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत सेक्युलर है, भारत में ये धर्म के आधार पर बैंकिंग नहीं हो सकती है। विश्व में भी अनेक देशों ने इसको कहा कि ये बैंकिंग नहीं हो सकती है। तो उस समय पे पूरे विश्व में एक मलेशिया में वर्ल्ड हलाल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ, और ये मलेशिया में हलाल कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ उसके अंदर बोस्निया के जो मुफ्ती है, ग्रैंड मुफ्ती, तो उन्होंने कहा कि अरे मुसलमानों को अभी ना जिहाद करने की आवश्यकता है, ना कहीं पर आतंकवाद में जाने की आवश्यकता है, हमें तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो चीज ये है कि हमें हलाल को प्रमोट करना है। यदि हम हलाल अर्थव्यवस्था को प्रमोट करेंगे तो पूरे विश्व के ऊपर हमारा राज हो जाएगा। और इसके द्वारा उन्होंने इस चीज को प्रमोट करना चालू किया, और ये जो चीज प्रमोट हो गई, तो इसके द्वारा आज जो भी मुस्लिम देश है वहां पर आपको नॉन मुस्लिम देश को कोई भी चीज भेजनी है तो सबसे पहले आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिना हलाल सर्टिफिकेट के आपकी कोई भी चीज नॉन मुस्लिम देश की, यानी भारत को या चीन को या वियतनाम को कोई भी चीज यदि ओमान में भेजनी है, सऊदी में भेजनी है, तो सबसे पहले हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। या जर्मनी को कोई चीज भेजनी है तो हलाल सर्टिफिकेट ले, और हलाल सर्टिफिकेट के लिए उनको, ये कोई चैरिटी नहीं है, इसको पैसा देना पड़ेगा। अब विषय थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप करके बताना चाहूंगा इसमें अंतिम कुछ बातें। हलाल सर्टिफिकेट को तो हमने यहाँ पर समझ करके लिया। अब बेसिकली हमारे लिए ये बात आती है कि फिर इसके बारे में भारत में क्या विचार होना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि भारत में जो अपेडा था, जो एक्सपोर्ट अथॉरिटी है कि जो आपको सर्टिफिकेट देती है भारत से चीजें विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके क्लॉज 8 में वहां पर लिखा हुआ था कि आपको जब तक आपके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप कोई चीज विदेश में आपको एक्सपोर्ट कर नहीं सकते हैं, या उसका लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता है। तो ये जो अपेडा है इसका ये रूल था, इसके विरोध में हमने वहां पर पिटीशन भी की। अब इसका एक बहुत अच्छा ये हो गया कि जून महीने में भारत सरकार ने ये घोषणा की कि अपेडा का इस रूल को हम निकाल देते हैं। आज अपेडा में ये रूल नहीं है, आपको हलाल सर्टिफिकेट के बगैर भी आपकी वस्तुएं आप विदेश में भेज सकते हैं। जो नॉन मुस्लिम देश है उनको डेफिनेटली आप भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे दृष्टिकोण से। उसके बाद में फिर बात आ गई कि आईआरसीटीसी भोजन हमारे पार्लियामेंट में भी देती है, तो आईआरसीटीसी में भी ये हलाल फूड ही एक्सेप्ट होता था। यानी हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो जो चीज हम खाते हैं वो सारी की सारी चीजें हलाल होती है। तो हमने इसके विरोध में भी आक्षेप उठाया। एयर इंडिया तभी भारत सरकार के पास था, हमने उसके विरोध में भी आवाज उठाया कि एयर इंडिया को हलाल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए जबकि उससे ट्रैवल करने वाले अधिकतर हिंदू है। तो एयर इंडिया ने भी ये डिक्लेयर किया कि नहीं, हम हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर ही नहीं चलेंगे, तो वहां पर भी एक हो गया। आईआरसीटीसी ने अभी डिक्लेयर किया कि हम हलाल सर्टिफिकेट जो है तो वो अभी नहीं, हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। तो ऐसे कई सारी चीजें, अभी भी आईटीडीसी है, अभी भी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं
कि जो हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर चल रही है, लेकिन हमें यह प्रयास करना होगा कि हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा ये जितनी सारी चीजें हैं वो इस पर रोक लगनी चाहिए। आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स को भी हलाल सर्टिफिकेट आ गया है, काजल को भी हलाल सर्टिफिकेट आ गया है, साबुन को भी हलाल सर्टिफिकेट आ गया है, कई सारी चीजें आज, यानी इनको मैंने जैसे आपको कहा कि इनको ना कुरान में कोई बेस है ना कोई धार्मिक बेस है, ये एक फाइनेंस यानी इकोनॉमी अपने कंट्रोल में आनी चाहिए, इसके लिए ये चालू हुआ है। आज इसके द्वारा जो हलाल इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती गई है, आज टूरिज्म, हलाल टूरिज्म प्रारंभ हुआ है। आप मुस्लिम देशों में जाएंगे तो हलाल मॉल्स प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे कई सारी संस्थाएं आज प्रारंभ हो चुकी है। भारत में यह हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जो 4-5 संस्थाएं हैं, तो उनमें से एक संस्था का नाम है जमीयत उलेमा हिंद, दूसरे का नाम है जमीयत उलेमा महाराष्ट्र और हलाल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे विभिन्न जो संस्थाएं हैं कि ये हलाल काउंसिल है। तो ऐसे भारत में 4-5 संस्थाएं हैं कि जो ये हलाल सर्टिफिकेट देती है। अब यहाँ पर हमारी बेसिक डिमांड क्या है? तो बेसिक डिमांड ये है कि भारत में फूड को यानी खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उनको सर्टिफिकेट देने वाली 2 संस्थाएं भारत में पहले से है। एक है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरी है FDA, फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब भारत सेक्युलर है, भारत में FSSAI है, भारत में FDA है, तो जब भारत की एक संस्था मेरा प्रोडक्ट लेती है, उसके ऊपर टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद में विभिन्न टेस्ट होती है, जांच होती है, उसके बाद में उसके कंटेंट लिखे जाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कितने परसेंटेज में है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में भी आ गया कि आपने वो चीज कहां से प्राप्त की है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पर चीनी जो होती है, शुगर जो होती है, उसके प्यूरिफिकेशन में कैल्शियम कार्बोनेट लगता है। तो ये जो लगता है कैल्शियम, या हमारे टूथपेस्ट में भी कैल्शियम कार्बोनेट लगता है, तो ये जो लगता है ये 2 तरीके से मिल सकता है। आपको ये चूने से भी मिल सकता है जो और दूसरा होता है कि ये आप बोन से भी निकाल करके ले सकते हैं, यानी अस्थियों से भी निकाल करके ले सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने किससे निकाला है? आपने ये किसी मांस पशु के बोन से निकाला हुआ है या ये चूने से निकाला हुआ है? ये दोनों चीजें मेंशन करनी जरूरत है, ऐसे अभी लिखा हुआ है। तो जब इतने बारीकी से जांच करके वहां पर उस प्रोडक्ट की सारी जांच होने के बाद उसको ग्रीन डॉट दिया जाता है। ग्रीन डॉट मतलब उसके अंदर मांस से संबंधित कोई भी चीज नहीं है, ये पूरा 100% वेजिटेरियन है। जब ये पूरा वेजिटेरियन है ऐसे भारत सरकार कह रहा है, तो फिर ये जमीयत उलेमा हिंद एक मुस्लिम ट्रस्ट, एक छोटा सा ट्रस्ट है, ये रिलीजियस ट्रस्ट है, ये FSSAI से आगे जाकर के कैसे कह सकता है कि नहीं, जब तक मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा तब तक आपकी वस्तु को हम हलाल नहीं मानेंगे। जब भारत सरकार ने मेरी वस्तु को उसको पूरा 100% वेजिटेरियन कह दिया है, तो ये एक मुस्लिम संस्थाओं का उसके ऊपर सुपर अथॉरिटी बनना कैसे मान्यता हो सकता है? तो भारत में, सेक्युलर भारत में, ये सबसे बड़ी बात है कि भारत में आज ये एक मुस्लिम संस्था है, भारत की संस्थाओं से बड़ी बन चुकी है कि आपके पास FSSAI होगा तो भी चलेगा, लेकिन जब तक आपके पास मुस्लिम संस्था का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आपकी वस्तु को हलाल नहीं माना जाएगा। हलाल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है, यानी भारत के उद्योजकों को, व्यापारियों को 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। FSSAI का लेना पड़ता है, FDA का लेना पड़ता है, और साथ में फिर आपको हलाल भी लेना पड़ेगा। तो ये भारत में सेक्युलर व्यवस्था में पूरी तरीके से अन्याय है। आज तक हमने अपेडा का ये रेगुलेशन निकाला है, IRCTC का निकाला है, अब हमारी ये मांग है कि भारत में ये जो सुपर संस्थाएं बनी है इसके ऊपर पाबंदी आनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं रिलीजियस ट्रस्ट करके रजिस्टर्ड है, जैसे जमीयत उलेमा हिंद। जमीयत उलेमा हिंद क्या है? तो ये रिलीजियस ट्रस्ट है। रिलीजियस ट्रस्ट का अधिकार क्या होता है? तो वो इनकम नहीं कमा सकते हैं।
वो चैरिटी कर सकते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को सहायता कर सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद क्या कर रहा है? जमीयत उलेमा हिंद अपनी एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बना करके वो भारत के बिजनेसमैन को कह रहा है कि आप हमारे पास, आपको आना पड़ेगा, मेरे पास आपको 46,000 रुपीज देकर के आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यानी आज ये सारी चीजें जो है उनको मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे पैसा भी देना पड़ेगा। तो जमीयत उलेमा हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसको इनकम प्राप्त करने का अधिकार कहां से मिलता है? चैरिटेबल ट्रस्ट तो इनकम प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये जितने सारे रिलीजियस ट्रस्ट है, ये रिलीजियस ट्रस्ट हलाल इनकम का क्या करते हैं? ये चैरिटी अपने आप को बताते हैं और इनकम प्राप्त कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्तर का, तो ये क्या करते हैं उसके अंदर? तो ये जो है, ये आज हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा जो है कि आज भारत में करीब करीब 700 टेररिस्ट लोगों के केसेस है जिनको फाइनेंस जमीयत उलेमा हिंद झालं तर मग त्याला पोराला विचारलं असतं किंवा बिलत झालंय का ते माहिती. नमस्कार. तो आज भारत में मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूं मेरा विषय. भारत में जो जमीयत उलेमा हिंद है, तो वो करीब करीब 700 टेररिस्ट लोगों की केसेस लड़ रहा है आज. केवल इतना ही नहीं, कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई तो उनका केस भी जमीयत उलेमा हिंद लड़ रहा है. भारत के गृह मंत्री है अमित शाह. जब सीए का कानून की बात हुई थी तो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा था कि हम भारत के गृह मंत्री को कलकत्ता एयरपोर्ट पर नीचे उतरने नहीं देंगे. ये कुछ बातें हैं. श्रीलंका में जो वहां पर ईस्टर में बॉम्बिंग हुई थी, तो वहां पर भी ये आया कि हलाल इकोनॉमी के द्वारा ही उनको धन मिला, और वहां पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, श्रीलंका में पाबंदी लगाई गई है, और आज ये जो हलाल इकोनॉमी है, इसका धन जो है वो टेररिज्म के एक्टिविटीज में भी जा रहा है. ये पूरे विश्व के सामने आ रहा है. अब उसी समय पर इतनी बड़ी मात्रा में ये हलाल का प्रमाण बढ़ा है कि आप देख रहे हैं कि $2 ट्रिलियन से भी US ट्रिलियन डॉलर से भी बड़ा ये हलाल का मार्केट बन चुका है. अमेरिका में तो आज हलाल ब्रांडिंग का भी चल रहा है. आज जो हमारे यहाँ पर विभिन्न कार्ड आते हैं, तो उसके अंदर मास्टर कार्ड ने हलाल इकोनॉमी के अंदर हलाल मार्केटिंग या हलाल टूरिज्म को उन्होंने अपना कार्ड को पार्टनर करके देना चालू कर दिया है. तो हर जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में है. भारत की इकोनॉमी को आज हम कह रहे हैं कि अभी पिछले महीने में भारत की इकोनॉमी डिक्लेयर हो गई कि ये 3.1 US ट्रिलियन डॉलर की भारत की इकोनॉमी है, और हलाल इकोनॉमी चालू हो गई पिछले करीब करीब 20-25 वर्षों में. 20 वर्षों में ये इकोनॉमी आज जो है ये पहुंच गई है 2 US ट्रिलियन डॉलर. तो हम देख सकते हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी जिनके पास होगी तो वो हर एक चीज कर सकते हैं. गवर्नमेंट को परचेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपने लिए अनुकूल वो कुछ सुविधाएं कर सकते हैं. आज हम देख रहे हैं कि भारत में चाइना के प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, तो चाइना विश्व में हर जगह पर डिक्टेट कर रहा है. तो इकोनॉमी जिसके पास होगी उसका प्रभुत्व हो सकता है. और भारत में ये बहुत बड़ा संकट है कि यदि ये प्रभुत्व होगा तो ये भारत में विभिन्न जगह की अलग अलग सरकारें हैं, वहां पर किसी को परचेस करना बहुत कठिन नहीं है. हमारे यहाँ पर कुछ समय पहले हमें याद होगा कि पार्लियामेंट में प्रश्न पूछने के लिए भी पैसा दिया जाता था कि ये प्रश्न पूछिए, यहाँ पर कीजिए. भारत में जो तमिलनाडु का कुडानकुलम का जो वहां पर हमारा एटॉमिक एनर्जी का जो रिएक्टर है उसको लगने नहीं दिया गया. क्यों लगने नहीं दिया गया? तो वहां पर पैसा आया फोर्ड फाउंडेशन से, वहां पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और वो भारत में आज भी प्रोडक्ट जो हमारी रिएक्टर्स है वो एक्टिव नहीं हो चुके हैं. तो यदि इन बातों को हम देखेंगे तो हमें इन बातों को समझना होगा कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हर जगह पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है.
चाइना ने आज बांग्लादेश तथा श्रीलंका को जो पैसे दिए हैं उसके आधार पर वो वहां पर आज कई सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं भारत के विरोध में। ऐसे परिस्थिति में यदि हलाल अर्थव्यवस्था बढ़ी तो भारत में क्या हो सकता है। इसलिए हमें हलाल अर्थव्यवस्था के ऊपर हमारे पास एक ही माध्यम है कि जो हिंदू है वो इसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, हलाल चीजों को बहिष्कार कर सकते हैं। हलाल सर्टिफिकेट, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं हलाल सर्टिफिकेट लेने के कारण से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। आपका आज तो बिजनेस बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट के आज मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ये है कि आपको आज ब्रोशर भेजे जा रहे हैं कि आपने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया तो हमारा 40 देशों की शरिया बोर्ड के साथ टाई अप है, हम आपके प्रोडक्ट्स को 40 देशों में प्रमोट करेंगे। हमारे एक मित्र का परफ्यूम्स का बिजनेस है, उसको भी ऐसे ऑफर आ गई कि आप यदि हमारे पास से हलाल सर्टिफिकेट लेंगे तो आपके परफ्यूम्स को हम 40 देशों में मार्केट करेंगे। लेकिन बेसिक है, हलाल का बेसिक है। HSBC बैंक के जो चीफ है रैफ हनीफ, उन्होंने कहा है कि ये मार्केटिंग जो है ये फ्रॉम फार्म टू प्रोडक्ट या फार्म टू ग्राहक है, उसमें कहीं पर भी काफिर का हाथ नहीं लगना चाहिए, काफिर कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तो आज आपसे वो प्रोडक्ट ले रहे हैं क्योंकि आज उनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जिस दिन इस्लामिक बैंक का पैसा इतना हो जाएगा और ये ताकत जितनी बढ़ जाएगी, आपके सामने ही वो बिजनेस लगाएंगे, आपके सामने ही वो फाइनेंस करेंगे और उनको विदाउट इंटरेस्ट ये सारा पैसा मिलेगा, जबकि आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए किसी के पास से वहां पर से आपको लोन लेना पड़ेगा। तो हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। ये एक कैप्चरिंग है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटेजी है। तो हलाल इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। मैं इसके ऊपर अध्ययन करके अभी एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, हलाल अर्थव्यवस्था का भारत पर परिणाम। तो कुछ समय में ये आएगा तो इसमें बहुत सारी चीजों को हमें विस्तृतता से रखने का प्रयास किया है, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और मैं ये चाहता हूं कि सभी को इन बातों को समझ पाए। तो मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया, क्षमा कीजिए थोड़ा समय अधिक हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है, तो मैंने कई सारे मुद्दों को मैं ले भी नहीं पाया हूं। लेकिन हमें इससे थोड़ा इतिहास भी समझ में आ गया, हलाल क्या है वो भी समझ में आ गया और इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो मूलतः हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ये आप सभी से विनती कर सकता हूं कि सबसे पहले तो हलाल प्रोडक्ट को बहिष्कार करना चालू कर देना हमें आवश्यक है। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं। मेरा पैसा है, कहां पर जाना है, मैंने कौन सी चीज लेनी है, मेरा अधिकार है, तो मैं अपना पैसा हलाल जो भी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर नहीं खर्च करूंगा, ये सबसे पहले कर सकता हूं। भारत सरकार से हम मांग कर सकते हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उनको हलाल सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट इनकम नहीं कर सकते हैं। वो इनकम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो वो हम डिमांड कर सकते हैं। तीसरी हम डिमांड कर सकते हैं कि भारत में यदि किसी सरकारी संस्था FSSAI तथा FDA ने यदि किसी को प्रमाण पत्र दे दिया तो वो प्रमाण पत्र फाइनल होगा। यदि उन्होंने कहा कि नहीं ये तुलसी का अर्क है और ये 100% वेजिटेरियन है, ये लिपस्टिक है और ये 100% वेजिटेरियन है, तो उन प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देना आवश्यक नहीं होगा। वो प्राइवेट कोई मुस्लिम संस्था उनको फिर आगे सर्टिफिकेट देने के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और फिर अंतिमतः लास्ट कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, क्या वो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है? आज जो 700 टेररिस्ट लोगों के केसेस लड़े जा रहे हैं उनको कहां से धन जा रहा है, तो इनकी जांच होनी चाहिए। इन बातों को हम अवश्य इनकी मांग करते हैं। तो ये 4 बेसिक डिमांड हमने आज रखी है। हमारा प्रयास ये है कि इसके द्वारा हम आगे बढ़े। सरकार ने हमें अनुकूलता दिखाई है, तो हम चाहते हैं कि जैसे पेडा में उन्होंने कानून चेंज किया, IRCTC में उन्होंने कानून चेंज किया, वैसे ही वो FSSAI के लिए कानून चेंज करे और भारत में FSSAI सर्टिफिकेट लेने वालों को हलाल सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्यता बंद कर दे। ये यदि होता है तो बहुत बड़ा सफलता इसमें प्राप्त हो सकती है। तो मैं सभी जो महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के पदाधिकारी है उन सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विषय को रखने का यहाँ पर अवसर दिया।
और ये ग्रंथ जब भी प्रकाशित होगा मैं अवश्य चाहूंगा कि ये आप सभी के पास पहुंचे और हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का उसको प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। अभी जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रभारी रमेश जी शिंदे ने हलाल सर्टिफिकेशन और इससे आने वाले समय में हमारे समाज और राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी सारी जानकारी दी। मुझे निश्चित विश्वास है कि आज सभा में करीब जो 300 लोग उपस्थित थे उसमें से अनेकों ने पहली बार इस विषय को सुना होगा और समझा होगा, क्योंकि ये जानकारी पहली बार हमारे सामने आई है और निश्चित रूप से ये हम सबको हिला देने वाली जानकारी रमेश जी ने जिस तरह से आकृष्ट किया। एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है कि जो पैसा एक मामूली एक्सपोर्ट के सर्टिफिकेशन, वो भी किसी मुस्लिमी एनजीओ को इस पास उसका पैसा जावे और वापस वो पैसा हमारे ही देश में जो आतंकवादी तत्व है उनके केसेस में उनकी सुरक्षा के लिए, उनको व्यापार को प्रमोट करने के लिए बिना ब्याज के दिया जाए, तो आगे आज जाके हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हमारा व्यापारी समाज है, अगर कुछ भी देश के व्यापार पे और मॉनेटरी इफेक्ट आया तो सबसे पहले हमारे समाजों पर ये असर आएगा। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मैं रमेश जी और सुनील जी का आभार व्यक्त करता हूं और आज आपकी प्रारंभिक जानकारी को हम हमारे समाज में व्यापक रूप से फैलाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारे राजनीतिक सहयोग के माध्यम से भी जो भी हमारे संपर्क संबंध है उन लोगों के ऊपर भी असर डालेंगे कि समय समय पर कैसे सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। छोटी सी विनती थी, यहाँ बहुत सारे जो धन्यवाद रमेश जी। सुनील जी आपकी आवाज धीरे आ रही है। सुनील जी कुछ बोल रहे थे, एक मिनट। जी अभी आ रही है आवाज मेरी? आ रही है। जी नहीं, सभी से एक विनती थी कि अभी बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में इस पीपीटी की मांग कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अभी समय के अभाव के कारण प्रश्न उत्तर, आपके मन की कुछ शंकाएं होगी तो यह लेना संभव नहीं हुआ है, लेकिन आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आपका नाम और आप थोड़ा उसमें नमस्कार डालेंगे तो मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगा और उसके साथ साथ आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो उसके बारे में भी क्या ये कर सकते हैं। हमारे सदस्यों को मैं बता दूं कि सुनील जी से हमारा संपर्क हुआ था 1 तारीख को और तब से हमारे ई पत्रिका में 2 एडिशन निकले हैं और दोनों में हमने हिंदू जन जागृति के 2 वीडियो जारी किए। पहली बार हमने लव जिहाद के ऊपर का मामला उसमें प्रदर्शित किया था और दूसरे वाले में हमने मंदिरों में क्या षड्यंत्र चल रहा है देश के हमारी संस्थाओं में उसके बारे में वीडियो डाला है। तो हम हर सप्ताह ही कुछ न कुछ वीडियो, कुछ न कुछ जानकारी इस समिति से लेकर हमारे सदस्यों को जागृत करने के लिए जारी करते रहेंगे। हमारा आगे भी हिंदू जन जागृति समिति ने सैकड़ों किताबें निकाली है हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और इन सारे षड्यंत्रों से बचने के लिए। हमारा ये भी अभियान है, पूरा एक सेट हमने माहेश्वरी पत्रिका में आपसे बुला लिया है और उसमें के प्रमुख लेख हर एक अंक में हम देने वाले हैं। जो सदस्य पहले से मीटिंग में उपस्थित थे, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि माहेश्वरी पत्रिका माहेश्वरी समाज में संस्कारों के लिए, राष्ट्रीयता के ओतप्रोत के लिए बहुत आवश्यक है। तो जिन लोग इसके मेंबर नहीं है वो भी बने और अगले अंक से हम एक आर्टिकल इस बाबत निश्चित अंक में प्रकाशित करने वाले। जी सोनी जी, अभी समय तो हुआ है लेकिन किसी को कुछ प्रश्न पूछने रमेश जी को, तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, कैसे करेंगे? नहीं अभी नहीं, असली में क्या है कि इनकी लंच का समय काट के हमने ये समय एडजस्ट किया है। आप हमें रमेश जी का भी नंबर दीजिएगा, हम व्हाट्सएप पे हमारे जारी कर देंगे और हमारे जितने भी उत्साही कार्यकर्ता हैं और देश में जो ये षड्यंत्र आ रहा है उसको रोकने के लिए जो अपना सहयोग करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क करेंगे। जी फिर एक बार मैं हिंदू जन जागृति समिति की ओर से माहेश्वरी महासभा, उनके सभी पदाधिकारी, विशेष करके सोनी सर है, सबका आभार व्यक्त करूंगा अपने यह अवसर प्राप्त करने के लिए। और मेरा पूरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से अलग अलग राज्यों में प्रवास चलते रहता है और रमेश जी का पूरे देश भर में प्रवास चलते रहता है। वैसे सोनी जी ने अभी यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से वो सभी जगह पे कर रहे हैं। तो नमस्कार, हाँ भी आ रही आवाज? आ रही है जी। इस कार्य की दृष्टि से पूरे महाराष्ट्र भर में सभी जगह पे प्रवास चलते रहता है मेरा, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में। वैसे सोनी सर उनसे बात हुई है,
पूरे देश भर में आप सभी जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग जगह पे मैं रहूंगा या रमेश जी पूरे भारत भर में प्रवास करते रहते हैं, तो आपसे संपर्क जरूर होगा अलग अलग जगह पे। आपके जहाँ पे है वहां पे भी एक छोटी छोटी ऐसे बैठने के लिए हमारे समाज। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही कोई है। आपके इसमें है, कोई बात नहीं। बेसिक बात यह है कि हिंदू जन जागृति समिति के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता आगे मिलकर हमारे समाज को कम से कम जागरूक करने के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद।